यत्र नारस्त पूज्यते रमान्ते तत्र देवता। ये जो संस्कृत का श्लोक है, इसका मतलब है जहां पे विमेन्स बसती हैं वहां पर भगवान का वास होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या ग्राउंड रियलिटी पे आज के दौरान में ये चीज देखी जा रही है? क्या वुमेन्स को उतना ही इक्वली ट्रीट किया जा रहा है जितना मेंस को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? क्या एजुकेशन सिस्टम मेन की तरफ ज्यादा लीन है या विमेन की तरफ ज्यादा लीन है? और आज की सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमियों के कंधे पर देती है, विमेन्स के कंधों पर नहीं। इसी बारे में आज बात की जाएगी और ये यूपीएससी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी में भी आते हैं, हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और पॉलिटी तो हमारा चल ही रहा है। तो मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में भी होंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले 6 क्लास 7 एनसीईआरटी का, वो है हमारा जेंडर, जहां पे आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पर हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे कि विमेन्स को कैसे नजरिए से देखा जाता है, मतलब कि जो सोसाइटी दिखवाती है, और मेंस को कैसे देखा जाता है, क्या इक्वालिटी मिल रही है, गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है, वो सब हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, जो स्टोरी है समाओ की। यहां पर ये जो ट्राइबल एरिया, इस ट्राइबल एरिया में कोई स्कूल तो, मतलब स्कूल सिस्टम तो है नहीं, एजुकेशन सिस्टम उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। तो यहां वाले लोग क्या करते होंगे? यहां वाले जब लड़के बड़े हो जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, यानी 14 ईयर्स एज के वो हो जाते हैं, तो वो सीधा अपने फादर्स के साथ जाते हैं और जो उनके फादर और जो उनकी फैमिली काम करती है वो उन्हीं के पीछे जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? जैसे जैसे फिशिंग हो गया, प्लांटिंग कोकोनट्स हो गया। वहीं पर ही इस एरिया में देखा जाता है, मतलब ज्यादातर लड़कियों को जो बाहर नहीं भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों को भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। किस किस की प्रैक्टिस? जहां पे वो प्लांटेशंस में करती हैं, जहां पे फिशिंग के लिए जाती हैं, बास्केट को वीव करती हैं। जो आप देखते हो ना, एक बास्केट देखते हो आप, उसमें से लकड़ी के, उसमें से रेशों में से निकाली जाती है, फिर एक बास्केट बनती है। वो सारे काम ये करती है। लेकिन एक बारी के लिए मान लीजिए कि हाँ सर, ये इनको तो इक्वल राइट मिल रहे हैं, इनको लड़का लड़की को एक स्तर पर देखा जा रहा है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं देता हूं आपको, दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की क्लास 6 से ही मतलब कि जो बॉयज रहते हैं और जो गर्ल्स रहते हैं, दोनों सेपरेट स्कूल में, कि लड़का जो जाएगा लड़के के स्कूल में जाएगा, लड़की जो जाएगी वो लड़की के स्कूल में जाएगी। होता है ना आज भी उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स, बॉयज के लिए एक पर्टिकुलर स्कूल जिसमें सिर्फ बॉयज सेक्शन जाएगा। उसके बाद जब लड़कियां, इस वाले पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जब लड़कियां जो रहती हैं, जो खेलती हैं, वो एक क्लोज्ड कोर्ट यार्ड में खेलती हैं, जो बाहर नहीं जा सकते। एक क्लोज उसमें रहती हैं कि जैसा होता है ना कि लड़का ने लड़की को देख लिया तो पाप हो गया है, लड़का अगर लड़की से बात कर लिया तो पूरी सोसाइटी उस पर टूट पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या क्या सुनना पड़ता है उनकी फैमिली को। वो सारी सिचुएशन इस मध्य प्रदेश में देखी गई थी। लड़कियों का जो स्कूल होता है वो सेंट्रल कोर्टयार्ड में, जहां पे प्ले इन सेक्युलेशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जहां पर बाहरी लोगों को आना ही जरूरी नहीं होता है। कुछ लड़कियां तो राह में चलते हुए डरती भी हैं। किस चीज का डर? कोई टीज ना कर दे, कोई छेड़खानी ना कर दे। और लड़कों का तो सीधा एक काम रहता था कि वो घूमेंगे फिरेंगे, रोड पे खेलेंगे, आइडियली घूमेंगे, आइडल घूमेंगे, उसके बाद बाईसाइकिल से ट्रिक्स करेंगे लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। क्या उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है? क्या भगवान वास करेगा फिर वहां पर? आपने दोनों सिचुएशन देखी समूह में, जहां पर दोनों को इक्वल राइट्स मिल रहे थे, जहां पर एक बारी के लिए जो मैन काम कर रहा है, विमेन भी वो काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीन ही कुछ और चल रहा है, जहां पे विमेन्स को बचाया जा रहा है उन लड़कों से जो उनको इंप्रेस करना चाह रहे हैं, जो स्टंट करके, या फिर जहां पर एक क्रिएट कर देते हैं ना, एक और ऐसे क्रिएट कर देते हैं जहां पे लड़की डरने लगती है, फियर फैक्टर उनके में मच जाता है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये 2 कंडीशंस है। जहां पर एजुकेशन है, लेकिन समूह में एजुकेशन नहीं थी, लेकिन स्टिल वहां वाले लोग लड़का लड़की को बराबर समझ रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पे एजुकेशन है, वहां पर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। यही होता है सोसाइटल फैक्टर। जब ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं, जो प्रिजुडाइज हम लोग क्रिएट करते हैं, वो धीरे 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 आके स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप पूरा एक टॉपिक था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, इसलिए मैं आपसे ये वाली चीज बोल रहा था। हर एक चीज लिंक है, हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पर सोसाइटी अब अलग अलग क्या है, क्यों है अलग अलग, ये वाली चीज सोसाइटी ने बनाया ही ऐसा है, सोसाइटी करना ही ऐसा चाह रही है कि लड़का पैदा हुआ है खुशी होगी, लड़की पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोएगी।
कि हमारा खर्चा होगा, इसकी शादी होगी, इसकी शादी में पैसा जाएगा, सब चीजें। लेकिन लड़का हुआ है तो दहेज आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके में, वो अर्न करेगा। उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया जाए, लड़की को थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाए। लड़के के लिए गाड़ी ये सब चीजें हों और लड़की के लिए डॉल हो। लड़के थोड़ी रोते हैं, लड़के तो स्ट्रांग है, लड़कियां रो सकती हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्रेजुडाइजेशन जो स्टीरियोटाइप्स में कन्वर्ट हो गए। लड़की सॉफ्ट होती है, लड़का स्ट्रांग होता है। ये सारी चीजें वो है। ये जो डिफरेंसेस है, क्लियर डिस्टिंक्शन करता है बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। और ये बहुत आज का मतलब कि सिनेरियो नहीं है, ये बहुत पहले का सिनेरियो है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एवरीडे थिंग्स की लड़कियां क्या पहनेंगी, लड़के गेम क्या खेलेंगे, लड़कियां किस तरीके से बात करेंगी, लड़कियों को सॉफ्टली बात करनी चाहिए और लड़के टफ होने चाहिए। जो रोल्स हैं, जो रोल बना मतलब कि जो रोल बनाते कह रहा हूं, जो रोल्स होते हैं, ठीक है ना, कि आदमी सोसाइटी में ये वाला रोल प्ले करेगा, विमेंस ये वाला रोल प्ले करेंगे, वो सारी चीजें इक्वली वैल्यूएबल नहीं की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा नर्सेज, जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, वो विमेंस होती हैं। लेकिन अगर टेक्निकल चीजें हैं जहां पर माइंड यूज हो रहा है तो वहां पे मेनली मेंस देखे जाते हैं। और ये चीजें होती है, अगर किसी मैन से पूछ लें भाई तुम नर्स बनोगे, बहुत सारे बोलेंगे हाँ सर हम तो बनेंगे। लेकिन अभी भी देखा जाएगा ना, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी यही चाहती है कि नर्सेज विमेंस बने और टेक्निकलिटी चीजों में हमेशा मतलब कि हमेशा मेंस जाए। अब जहां पर कभी भी मतलब कि कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर बेसिस पर, तो आपको मैंने बताया था हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 ये कहता है कि कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। आप वेजेस ही ले लो, आप इनकम ही ले लो, आदमी की इनकम ज्यादा होती है लेकिन वुमेन्स की इनकम कम होती है। अपलिफ्ट करने के लिए सरकार स्टेप्स लेती है, आंगनवाड़ीज बनाती है, उनको प्रमोट करती है, उनको ऐसी स्कीम्स के थ्रू उनको खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। ठीक है, वैल्यूइंग हाउस वर्क। और कंडीशन देख लेते हैं, हाउस वर्क देख लेते हैं। आपकी मम्मी जो घर पे काम करती हैं, आज भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जिस तरीके से वो अपना हार्ट एक तरीके से अपनी फैमिली को पालने में लगा रही है। अगर इन केस आपकी मम्मी ने ऐसा बोल दिया ना कि ठीक है तुम इस काम को समझ ही रही हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर काम को उनके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो तो फ्री का काम है। और फ्री का काम तो आपको पता है कि लोगों को ऐसा लगता है फ्री का काम है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पैसे कमा के ला रहा है उसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम्हारी मम्मी ने काम करने से मना कर दिया ना, उस दिन अरे खाना कहां पर है, अरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, अरे किधर हो, अरे ठीक है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, ऑफिस से आए, चलो मैं थक गया हूं, चाय बना दो, अरे चाय भी नहीं बना, अच्छा चलो ठीक है मैं खाना बना देता हूं, ये सब चीजें कर देता हूं। स्ट्राइक पर आ गए ना अगर तुम्हारी मदर, तो सीन जो एक रहता है ना, एक फैमिली का एक प्लेटफॉर्म जो रहता है वो अनस्टेबल होने लगेगा। क्या हम उनके हाउस वर्क को उतना वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क किसके थ्रू की जाती है? तो विमेंस के थ्रू करी जाती है, कि उनका काम ही वही है। ये सोसाइटी मानती है, ये ऐसा डेवलप करी है ये टेंडेंसी कि घर का काम जो करेगी वो सिर्फ औरत करेगी, आदमी नहीं कर सकता। आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा और घर चलाएगा। लेकिन उनको यह नहीं पता कि इक्वल वैल्यू है दोनों की। वो बाहर से पैसा ला रहा है और पैसे कहां इन्वेस्ट हो रहे हैं, घर किस तरीके से चला रहा है कि इंसान को घर घर जैसा लगे, वो विमेन है। फॉर दिस दे डज नॉट हैव टू बी पेड नहीं होता है, फ्री का काम लगता है ना हमको तो फ्री का काम लगता है कि हाँ ठीक है भाई फ्री का काम हो रहा है, चलो ठीक है, इजी गोइंग है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, मम्मी रेस्ट भी कर लेती हैं, सुबह उठ भी जाती हैं, 5 बजे उठती हैं, 5 बजे। और मैक्सिमम घर के बाद में बोलेंगे सर हमारे तो नौकर है सर, वो चीज वो भी अभी दिखाऊंगा डोमेस्टिक वर्कर्स में। कुछ वुमेन्स ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो देखा जाता है वो हाउस होल्ड वर्क करती है। उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूइंग हाउस वर्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच नीड्स टू बी प्रोपेगेटेड इन सोसाइटी, की उसको भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए जो लेडी घर पे काम कर रही है। अगर हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स की जिंदगी देखेंगे, वो भी इन्वॉल्व हैं किसमें? और डोमेस्टिक वर्कर्स आपके घर पे जो काम करने आती होंगी, आता नहीं बोलते हम लोग, आती होंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो देखा जाता है डोमेस्टिक वर्कर्स में वो विमेन ही होते हैं। जो खाना बनाने के लिए आएंगे, जो झाड़ू पोछा करने के लिए यानी स्वीपिंग करने के लिए आएंगी, कुक करने के लिए आएंगी, वो कौन होता है?
वो विमेन होती है। क्लीनिंग, कुकिंग, कपड़े धोने, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ दीज आर विमेन। जितने भी सारे हाउसवर्क होते हैं एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट टास्क कैसे? कितना फिजिकली ड्रेन हो जाती है लेडी, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, हर एक चीज। अगर आपसे ये बोल दिया जाए ना, एक कोई से एक बाल्टी उठा के 4 किलोमीटर चल दो, आपकी सांस फूल जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूंगा, और ये मैं रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में हो रहा होगा, और ये मुझसे रिलेट भी कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो देखते होंगे मेरी मम्मी 3 फ्लोर तक जा रही है, कपड़े सुखा रही है, फिजिकली ड्रेन, लेकिन स्टिल वी आर नॉट वैल्यूइंग हर हार्ड वर्क। सोसाइटी जितनी भी ये सारी स्टेटमेंट्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें जब आप आंसर राइटिंग पर आओगे ना, ये फैक्टर्स, और स्टार्टिंग में जो मैंने संस्कृत का श्लोक बोला था, वो आपके एसेज में हर एक चीज काम आएगी। आपको जब पता लगेगा सोसाइटी क्या, सूर्य प्रिजुडाइज क्या, स्टीरियोटाइप, जब ऐसे कीवर्ड्स आप अपने आंसर्स में गिरोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाओ सर, मैं बता रहा हूं। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स की कैसी लाइफ होती है? जो डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं आपके घर पे काम करने के लिए आते हैं, वो मोस्टली वुमेन रहती है। जो उनको पैसा दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है, 1500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना। अच्छा, नीचे का काम करना है, 800 रुपए महीना दे देते हैं, चलो बस नीचे वाला फ्लोर ही तो साफ करना है। बहुत कम पैसों पे लगती हैं वो, और ऊपर से कम पैसे भी ले रही हैं, घर पे तुम्हारा काम करने के लिए आ रही हैं, और पता नहीं कितने घर पे वो काम करती हैं कि महीने की उसकी एक पर्टिकुलर 12 से 15,000 रुपए उसकी कमाई हो जाए, और वो 12-12 बजे तक काम करती हैं। सुबह 5 बजे उठती हैं, 12 बजे तक वो काम करती हैं, फिर भी उनको पैसा कम मिल रहा है, और स्टिल उनका काम अभी भी वैल्यू नहीं किया जा रहा है। हाउस वर्क रिक्वायर अ लॉट ऑफ, बिल्कुल फिजिकल लेबर होता है, कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा ड्रेन्ड होता है, वो मैं भी आपको बता चुका हूं। रूरल एरियाज में विमेन्स जाती हैं, पानी खींचती हैं, फायर वुड्स लाती हैं, जो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज हैं, जहां पर उनका बिल्कुल ऐसा होता है ना कि खत्म हो गया उनका शरीर। आप लोग तो तब भी जिम चले जाते हो, आदमी तब भी थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते, चलो घूम लेता है, लेकिन जहां वो घूम रहा होता है, जहां पे वो अपनी हेल्थ बढ़ा रहता है, वहीं पर ही जो विमेन्स रहती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों या फिर हाउस वाइफ्स हों, कोई भी चीज अपना घर का काम स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा तो ऑफिस 9 बजे से होता होगा, तुम लोग लाइब्रेरी में जाते होंगे, तो कोई 8 बजे जा रहा है, तो कोई 7 बजे जा रहा है। उनका काम तो डेली कितने सालों से और कितने साल आगे तक सुबह 5 बजे से स्टार्ट होगा, और सुबह रात तक शायद से 10 बजे खत्म होगा उनका, कोई टाइम लिमिट नहीं। स्टिल दे आर नॉट बीइंग पेड, एंड डोमेस्टिक वर्कर्स लो वेजेस। विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी आपको पता है नहीं मिल रही। आर्टिकल 15, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बट द नो डिस्क्रिमिनेशन is not being seen on ground, and it's a reality। वो मैं भी ये वाली चीज बोलूंगा। The inequality between man and woman अलग अलग एक्शन से डील की जाती है, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक्वालिटी की बात सिर्फ हम कर रहे हैं, हमारी फैमिली कर रही है। इक्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को भी लेनी पड़ेगी, वो सरकार को भी लेनी पड़ेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट मेल एंड फीमेल शुड नॉट बी रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन shall be made on the basis of gender, place of birth, caste, etc. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps ले रही है। पॉजिटिव स्टेप्स में क्या क्या चीजें, पॉजिटिव स्टेप्स में कौन कौन सी वो पर्टिकुलर चीजें ले रही है? 2006 में कानून लाया गया था, जहां पे नो डोमेस्टिक वायलेंस। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो इट्स अ क्राइम, नो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, कहां पे? 2006 में जहां पर which leads to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence which is called as domestic violence। 2006 में लॉ आया था। 1997 में वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, निर्भया। आपको पता होगा निर्भया वाला जो केस हुआ था, उसमें गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइंस भी हमारी आई थी।
वो सारे लॉज बनाए जा रहे हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और उनका जो काम है जैसे कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो वो एक जो रहता है ना फियर फैक्टर, वो वाली चीज ना रहे। तो इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली एन इंडिविजुअल और फैमिली, बट इट्स ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सेटअप करें आंगनवाड़ी, चाइल्ड केयर सेंटर्स की, जिससे कि वुमेन्स बाहर जाएं, काम करें। आप अपने बच्चों को उस सेंटर पर रख सकते हैं जहां पर उनकी केयरिंग की जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर खाना उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये कुछ एरियाज में मैंडेटरी भी कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जितनी भी सारी चीजें थी जहां पर वुमेन्स स्ट्रगल कर रही हैं, और मेंस अभी भी, और ये टेंडेंसी है, ये सोसाइटी की टेंडेंसी है जो अभी आप देख रहे हो कि ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है, ये ऊपर से और बढ़ रही है, ये चलती जा रही है। यही सारी चीजें, यही सारे एग्जाम्पल, समोआ, मध्य प्रदेश, इक्वालिटी आर्टिकल, ठीक है, जेंडर गैप के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, कौन लेता है, कैसे आपके गोल्स वगैरह सब चीज होंगे। और जो ये इक्वालिटी का था ना, ये जो इक्वालिटी, गवर्नमेंट इतने स्टेप्स क्यों ले रही है? ये जो इक्वालिटी का था ना, आर्टिकल 15 जो मैंने लिखा था, एक सेकेंड, ये जो आर्टिकल 15 मैंने लिखा था ना, आपको पता है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हर एक कंट्री को अकम्प्लिश करने, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में लिखा है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मस्ट है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी मस्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट भी निकालता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। एसडीजी ऑब्जेक्टिव 5 जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, जहां पर हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैन और विमेन को बराबर का दर्जा दिया जाए, ऐसे स्कीम्स लिया जाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए जहां पर विमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। तभी तो रिजर्वेशंस उनको दी जाती हैं, तभी तो जो अंडर प्रिविलेज वुमेन्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए होते हैं ना कि चलो सेमी इंडस्ट्रीज में इनको लगा दिया जाए, आप अपने बिजनेसेस खोलो, लोन कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ऑन 0 इंटरेस्ट। इसी चीज की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जहां पे सरकार की कुछ ड्यूटीज होती हैं जो हमारे संविधान में लिखी हैं कि उस टाइप की वो पॉलिसीज निकाले जहां पर बराबर वेजेस दिए जाए मैन और वुमेन को। वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर जो हमारा होता है, अब इन्होंने ये जितने भी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, वुमेन्स आज की डेट से नहीं, बहुत पहले से कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं उनका जो वर्क है, कहीं ना कहीं उनको उतना वैल्यू नहीं किया जा रहा था। सती सिस्टम ले लो, एजुकेशन से मतलब कि लैक ऑफ एजुकेशन ले लो, हर एक चीज में विमेन थी। बट विमेन चेंज द वर्ल्ड, विच इज चैप्टर 2, ठीक है, विमेन चेंज द वर्ल्ड। बट हाउ? क्या सिर्फ विमेन ने ही चेंज करा है? मैन वर ऑल्सो देयर, आदमी भी थे उसके। अभी हम लोग देखेंगे स्टीरियोटाइप्स वही है जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, जो एक टेंडेंसी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जो सोसाइटी क्रिएट कर चुकी है कि विमेन्स तो नर्स बनेंगे, पायलट कौन बनेगा? वो आदमी बनेंगे। लड़के थोड़ी खेलता है, लड़का थोड़ी रोता है, लड़कियां रोती हैं, क्योंकि लड़कियां सॉफ्ट हैं, लड़के टफ हैं। ये जितने भी सारा ये स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखा है एक सोसाइटी ने, जिसके थ्रू हम चलते आए हैं। मुस्लिम्स की बेटियां नहीं पढ़ती हैं, वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाती। ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप्स हैं। अब देख लेते हैं लक्ष्मी लाकरे, जहां पर हम वुमेन्स को अंडर वैल्यू करते हैं, हम लोग उनको पीछे खींचते हैं, वहीं पर ही आती है लक्ष्मी राख्या, जो एक विमेन है 27 साल की, झारखंड से है, जो पहली वुमेन है जिसने इंडियन रेलवे ज्वाइन करा था। थी तो वैसे दूसरी, लेकिन बताऊंगा किस फैक्टर में थी। वो ड्राइव करती थी ट्रेन इंजन इन नदर्न रेलवे। ट्रेन इंजन मतलब कि यानी कि ट्रेन चलाती थी भाई। आप देखते हो ना, ड्राइवर सीट पर ऐसे बैठे रहती थी और उसके बाद ट्रेन चलाती थी। इनके पेरेंट्स ने बहुत मना करा था, लेकिन ये टिकी रही। इन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन ली। इनके ईगो पे लग गई थी, कि नहीं, तुम तो बेटी हो, तुम्हारा तो काम तो घर का काम करने वाला है, होम कोरस तुमको ये वाली
एक्टिविटीज तुमको करनी है, ये वाली एक्टिविटीज तुम्हारे लिए बनी हुई है, बट स्टिल शी अचीव्ड हर ड्रीम बाय गिविंग द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड क्लियरिंग एंड फाइनली गेटिंग अ जॉब इन नदर्न रेलवेज. लक्ष्मी लाकड़ा. द फर्स्ट वॉज, पहली थी सुरेखा यादव फ्रॉम मुंबई फॉर ज्वाइनिंग सेंट्रल रेलवेज. लक्ष्मी थ्रू द सेकेंड वुमेन इंजन ड्राइवर विद द नदर्न रेलवेज. ये जो फेस होता है ना, यही सोसाइटी को अचीव करते हैं, यही बाद में आइडल्स बनते हैं और बाकी विमेंस के लिए एक पॉइंट रख देते हैं जहां पर बाकी विमेंस कहते हैं ये मेरा आइडियल है, मुझे भी ऐसी डेस्टिनेशन चाहिए, मुझे भी ऐसी सक्सेस चाहिए. ये एक तरीके से उनके लिए रास्ता खोलने का काम कर देती हैं. लर्निंग फॉर चेंज. गोइंग टू स्कूल, चेंज कैसे किया जाएगा? गोइंग टू स्कूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ. आपने देखा होगा, आप जब आगे पढ़ोगे तो राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखा गया और 3 जगह जोड़ा गया हमारी संविधान में. हमारा संविधान आपको पता है, उसके बाहर कुछ फंक्शन नहीं होता है. जो हमारे संविधान में लिखा है वही फंक्शन हम लोग करते रहते हैं, उसी के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं. गोइंग टू स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोग एजुकेट होंगे, विमेन एजुकेट होंगी, मेन एजुकेट होंगे, उनको पता लगेगा क्या ग्रैंडुअलिटी है, किस तरीके से हम अपने व्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्कूल जाने से होंगी. जहां पर बहुत पहले, जहां पर पास्ट में जो एक स्किल रहती थी कि मैं पढ़ सकता हूं या फिर मैं लिख सकता हूं, वो बहुत कम लोगों में थी. कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, वहीं पर ही जहां पर कुछ कम्युनिटीज अपने बेटों को पढ़ाती थी, लिखना पढ़ना सारी चीजें वहीं पर ही. डॉटर्स को एक भी अल्फाबेट पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता था, उनको अलाउ नहीं था. कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डॉवर्स वो सीन एज सपोर्टिव. सपोर्टिव कैसे कि घर पर रहो, फैमिली को संभालो, बच्चे संभालो. तुम्हारा हस्बैंड चला जाएगा शादी के बाद, तुम्हें घर संभालना है, उसके फादर की लड़के के फादर का ध्यान रखना, उसकी मदर का ध्यान रखना. जो भी इनके काम रहते थे, डॉटर्स के, बेटी के, वो सारे कैसे काम रहते थे? सपोर्टिव के रहते थे, यानी वो बैकहैंड पे खेला करती थी सिर्फ. 19th सेंचुरी, न्यू आइडियाज इमर्ज. स्कूल बिकेम मोर कॉमन. धीरे धीरे आके स्कूल जो है काफी कॉमन होने लगे. काफी पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बड़ा देखना चाह रहे थे और वही धीरे 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 इंपैक्ट ला रहे थे जो आज आप मॉडर्न में, जो आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में, मॉडर्न सिनेरियो में आज आप देख पा रहे हो. एंड कम्युनिटी स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. लेकिन अभी भी अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग द गर्ल. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक परिस्थिति थोड़ी सी अस्थायी है, और मैं बोलूंगा अस्थायी, मैं बोलूंगा उनकी, ठीक है. क्यों? क्योंकि आज भी वो लोग अपनी बच्ची को पढ़ाना नहीं चाह रहे. मैनी वुमेन्स एंड मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. आए थे सोशल रिफॉर्मर्स हमारे रहे हैं पास में, ब्रिटिशर्स के दौरान में भी हमारे रहे हैं, 1700s में भी रहे हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो सोसाइटी में कुछ एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे विमेन्स के लिए, उनको उनके इक्वल राइट्स दिलाने के लिए, जिससे कि सोसाइटी उनको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके. जैसे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस. फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस क्यों बोला जाता था? सोशल रिफॉर्मर थे हमारा राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय जो बॉर्न हुए थे वो 1772 में बॉर्न हुए थे. इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, बाय द वे. हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, अरेबिक आती थी, स्पेनिश आती थी, वो सारी भाषाएं ये आती राजा राम मोहन रॉय को आती थी. और ये चाहते थे कि विमेन्स जो हैं घर से बाहर निकले, उनको एजुकेट किया जाए. उन्होंने काफी सारे जो कस्टम थे उनको हटाने की बहुत कोशिश करी और हटाया भी. जैसे सती हो गया, पॉलीगैमी हो गया, छोटे बच्चों की शादियां हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया कि बड़ी वाली जात का जो जात का पर्सन होगा, जो जिसकी कास्ट बड़ी होगी, वो नीचे वाली कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकता, या फिर नीचे वाली कास्ट की लड़की लव मैरिज ही तो बहुत दूर की बात है, वो नहीं कर सकती. वो सारा काम जो एबॉलिश करने का था, वो सारा था राजा राम मोहन रॉय का. बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इन्होंने. सती सिस्टम में जहां पे माना जाता था कि अगर लड़का मर गया है, तो विधवा औरत को, यानी विडो को, अगर वो अपने पति के साथ भी मर गई तो वो हेवन में जाके बहुत खुश होंगे. उनको यहां पे रहने का कोई अलाउ नहीं करता था. लेकिन ये जो जितने भी सारी चीजें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, सब हटाने का काम कर रहा था कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने अपना हिस्ट्री के बुक्स में नाम बनाया था. वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट जो हमारा था कि जहां पे प्रैक्टिस ऑफ सती हमारी होती थी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ सती होती थी कि जहां पर पति अगर मर गया तो बीवी को भी आग में जूझना पड़ता था.
ठीक है, आग में जूझना पड़ता था, ऐसा कुछ रहता था सती के दौरान में, जहां पे पब्लिक रहती थी और फिर दोनों के एक दूसरे के, जहां पर ये डेड बॉडी आदमी की रहती थी और बगल में डेड बॉडी क्या, जिंदा लेडी को ऐसे आग में दुलसने के लिए भेज दिया जाता था। राजा राम मोहन राय 19th सेंचुरी मॉडरेट लीडर थे, बंगाल से थे, 1772 में इनका जन्म हुआ था। एडवोकेटेड, जहां पर ये खड़े हुए थे, जहां पे खड़े हुए थे क्रूअल प्रैक्टिसेस, कौन सी क्रूअल प्रैक्टिसेस हो रही थी, सती के खिलाफ, जहां पर लोग ये मान रहे थे कि अगर बाई चांस हस्बैंड मर गया है और विमेन भी उसके साथ चली गई तो दोनों के दोनों कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, हेवन में जाएंगे। ये आइडिया जो था, ये चेंज करने का जो मेन फैक्टर था, वो था हमारे राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय का अकेला नहीं, जिस दौरान में ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था उस दौरान में सती की प्रथा हटाने का। बंगाल सती रेगुलेशन बैंड सती प्रैक्टिस, ब्रिटिशर्स ने बंगाल सती रेगुलेशन, जो मतलब कि एक बिल आया था, उसके प्रति सती प्रैक्टिस को पूरा अबॉलिश कर दिया गया था, जो 4 दिसंबर 1829 को लागू कर दिया गया था। और आपको पता है पार्लियामेंट में जब भी कोई भी कानून लाया जाता है तो एक बिल के तौर पे लाया जाता है, जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट था, ये वाला कब लाया गया था, किसके दौरान में लाया गया था, ये लाया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान में, जहां पर अब धीरे धीरे और भी सोशल रिफॉर्मर्स आने लग गए थे, जहां पे विमेंस के राइट्स के लिए फाइट होनी स्टार्ट हो गई थी। इन 1860 द सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ women was set a motion by the राजा राम मोहन रॉय। एक स्टेप ले लिया। इंडियन पीनल कोड ने बोल दिया था कि 10 साल से पहले चाइल्ड मैरिज के लिए भी लड़े थे ना, 10 साल की अगर बच्ची है, उससे उसकी छोटी एज है तो वो शादी नहीं कर सकती है। 3-3 साल में शादी हो जाती है, 2-2 साल में शादी हो जाती है। पंडिता रामाबाई, अनदर सोशल रिफॉर्मर, पंडिता रामाबाई को पंडिता के नाम से भी बोला जाता था, क्योंकि ये एक विमेन थी उस सोसाइटीज में से जिनको लड़की को मौका नहीं दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों का। उस दौरान में याद रखना, जब ऐसी स्टेप्स, मतलब कि ऐसी विमेन्स आती हैं जिन्होंने इंपैक्ट लाए सोसाइटी में, जो पढ़ी लिखी हुई हैं, वो बहुत बड़ा एक इंपैक्ट क्रिएट करती थी सोसाइटी की दूसरी विमेन्स के ऊपर भी। तो पंडिता जो थी, ये पढ़ सकती थी, ये लिख सकती थी संस्कृत में ड्यूरिंग हर टाइम फीमेल्स, और उस दौरान में जहां पे फीमेल्स को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। शी वॉज अ रेबल, जिद्दी थी, पढ़ना है तो पढ़ना है। Pandita studied and even proved everyone that women can study. She also set up a mission. कहां पे उन्होंने मिशन करता है, जहां पर वो चाह रही थी कि और लड़कियां पढ़े, उनको और मोटिवेट कर रही थी, जिससे कि उनका जो भी विजन है, जो भी ड्रीम है किसी भी अदर वुमेन्स का, वो अचीव कर सके। उन्होंने अपना मिशन खोला था खेड़ गांव में, विधवाओं के लिए, विडोज के लिए, पुअर लोगों के लिए, जिससे कि उनको एक एनकरेजमेंट मिल सके कि तुम पढ़ सकती हो और इंडिपेंडेंट बन सकती हो। तुम अगर विधवा हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारे जो हस्बैंड है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाने की, तुम भी रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो इफ यू आर लिटरेट। उसके बाद राज सुंदरी देवी जो है, 200 साल पुरानी कहानी है। एट द एज ऑफ 60, जब ये 60 साल की हो गई थी, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन, और ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो इस विमेन ने लिखी थी अपने हाथों से, अपने बारे में, जो थी अमर जीवन। ये एक हाउसवाइफ थी, ये एक कोई अमीर आदमी था जब बोला जाता था। अब वहां पे पहले नहीं देखा जाता था अमीर और गरीब। अगर अमीर आदमी है लेकिन विमेन घर में रहेंगी, पढ़ लिख नहीं सकती हैं, उनका काम ही वही है, हाउस होल्ड्स वाले, ठीक है ना, ये एक टेंडेंसी होती थी। तो जो राज सुंदरी देवी थी, वो एक हाउसवाइफ थी, बहुत ही अमीर आदमी के घर में, ठीक है, अमीर आदमी के घर में। तो इनको बुक पढ़ने का बहुत, मतलब कि इनका ऐसा था कि मैं कुछ धीरे धीरे मैं पढ़ाई करूं, मैं कुछ चीजें सीखूं, मैं किताब पढ़ूं। तो छुप छुप के अपने हस्बैंड से पढ़ा करती थी, ठीक है। जहां पर इनको ऐसा लगा था कि मैं पढ़ भी सकती हूं, मैं लिख भी सकती हूं, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। जहां पर इनका मन था कि मैं पढ़ सकती हूं, लिख सकती हूं, लेकिन वहीं पर ही सोसाइटी में एक इंपैक्ट था, जहां पे सोसाइटी ऐसा बोला कहती है, अगर किसी विमेन ने, कोई विमेन अगर पढ़ी और कोई विमेन अगर पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट बन गई, लिटरेट हो गई वो अगर, तो वो एक शापित होगा, यानी बैड लक होगा, और तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मर जाएगा। देख रहे हो टेंडेंसी है विमेन्स को खींचने की। डिस्पाइट दिस,
इसके मतलब कि ये सब चीजें साइड में रख के डिस्पाइट दिस उन्होंने अपने आप को लिटरेट बनाया वेल आफ्टर हर मैरिज, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन, राज सुंदरी देवी। उसके बाद रोकिया साखवत हुसैन, रोकिया साखवत हुसैन जो है बंगाल में हुई थी, मुस्लिम अपर क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, फिर भी शी रोट रिमार्केबल स्टोरी जिसका टाइटल था सुल्तान ड्रीम्स इन 1905, यानी शी वॉज अ लिटरेट विमेन, पढ़ी लिखी। ये सारी चीजें थी जो इंपैक्ट क्रिएट करती, जो विमेन्स को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वो कौन थी? वो ये पर्टिकुलर सोशल रिफॉर्मर्स थे। सेंसस अगर देखा जाएगा, एक ऑफिशियल सेंसस होता है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है, सर्वे किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है, ऑफिशियल काउंट सर्वे किया जाता है पॉपुलेशन का, कितने मेंस हैं, कितनी विमेन्स हैं, कितने की डेथ हुई, रेप का मतलब कि रेप सिनेरियो कितना था, कितने केसेस दर्ज करे गए, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितने इंप्लॉयड है, कितने इंप्लॉयड नहीं है। ये सारा एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट बन के आता है। और ये जो सेंसस किया जाता है, हर 10 साल में ये सेंसस किया जाता है, ठीक है, जहां पे व्हाट टू डू पीपल, लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी एज कितनी है, स्कूलिंग कितने कर रहे हैं, स्कूल कितने जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीजें। स्कूलिंग और एजुकेशन टुडे। 1961 का अगर सेंसस देखा जाए, 1961 का अगर सेंसस देखा जाए, 40% मेल जो थे वो लिटरेट थे और 15% सिर्फ विमेन थी। लेकिन बाद में चीजें चेंजेस हुए, काफी सरकार चेंजेस हुई, क्योंकि उस दौरान में तो इमरजेंसी वगैरह भी चल रही थी। 1975 के दौरान में इंदिरा गांधी जी का अगर आपको पता होगा, ब्लैक पीरियड जिसको बोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे चेंज हुए। और आज भी, उसके बाद भी 2001 के बाद भी 2011 का अगर हम सेंसस देखेंगे, उसके बाद अभी सेंसस आया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी पॉलिसीज लाई जा रही हैं, जिनको वुमेन्स को आगे, मतलब कि जो बैक हैंड पर थी उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जा रहा है। वहीं पर ही 2001 सेंसस में ये जो फिगर्स थे ये थोड़े से अच्छे बेहतर हुए, जहां पे 76% मेन जो थे वो पढ़े लिखे थे और 54% गर्ल्स एंड वुमेन्स पढ़ी लिखी थी। और आज भी, लेकिन इन दोनों सिनेरियो से आप क्या चीज सीखते हो? अभी भी लड़के ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वुमेन्स अभी भी कम पढ़ी लिखी हैं। गैप अभी तक गया नहीं है, ठीक है, ये इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। रीजन भी देख लेते, कुछ आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज के चिल्ड्रन क्यों स्कूल छोड़ देते हैं। कोई प्रॉपर स्कूल का पहली बात तो सेटअप नहीं होता, क्योंकि आदिवासी आपने देखे होंगे ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं वो आदिवासी, जहां पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है, मतलब ना रोड होती है, ना बसेस होते हैं, ना ट्रांसपोर्ट होता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर वो लोग लिटरली में स्कूल जा सके, ना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना पढ़ाने के लिए कोई टीचर होती है। और ये होता है, ये आज भी देखा जाता है, ये रियलिटी आज भी देखी जाती है, तभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और उनको रिजर्वेशंस मिलती है, ठीक है। देयर आर नो प्रॉपर स्कूल, कोई प्रॉपर टीचर्स भी नहीं है जो उन बच्चों को पढ़ा सके। स्कूल इतनी ज्यादा क्लोज भी, मतलब पास में भी नहीं है, और अगर पास में भी नहीं है तो दूर है, तो दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बेटियां स्कूल जाएं। बहुत सारी फैमिलीज तो इतनी ज्यादा पुअर है कि वो पढ़ाई की जो एक कॉस्ट है वो बियर ही नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। बॉयज को लेकिन हर सिचुएशन में प्रेफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि आखिरकार लड़की को तो शादी होकर दूसरे के घर जाना है, तो क्यों एक फैमिली वेस्ट करे पैसा। बॉयज को तो रिस्पॉन्सिबल बना, उसकी तो शादी अच्छी होनी है। स्टिल सब में प्रेफरेंसेस मिलती हैं उनको। डिस्क्रिमिनेशन बाय द टीचर, टीचर के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि बॉयज को जो लड़कियां रहती हैं उनको, ठीक है। ये रीजन है आदिवासी और मुस्लिम्स की जो लड़कियां हैं क्यों अभी भी उतना नहीं पढ़ पा रही। जैसे करते हैं ना हम लोग कास्ट बेसिस पर करते हैं, ओ मुस्लिम है ये तो, ओ ये तो हिंदू है, ओ पंजाबी है, ओ किरपान रख रखा है, जैन है, बुद्धिज्म है, ठीक है, पढ़े लिखे। आज भी हम लोग रिलीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। विमेन मूवमेंट, अब विमेन्स को जब पता लगा था सोशल रिफॉर्मर्स आ रही थी, मतलब कि सोशल रिफॉर्मर्स आ रही थी, विमेन बाहर निकल कर आ रही थी एंड दे वांट टू गेट लिटरेट, धीरे धीरे क्या होने लगे, मूवमेंट स्टार्ट होने लगे, जहां पे विमेन्स अब ग्राउंड पर आ गई थी अपना राइट्स मांगने के लिए।
ठीक है, कैसे कैसे विमेन्स ने अपने राइट्स मांगे? कैंपिंग के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू, जहां पर वो कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रही थी, वायलेंस के खिलाफ लड़ रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ रही थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ रही थी, डाउरी डेथ के खिलाफ वो लड़ रही थी। जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, जहां पर जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जहां पर एक स्टीरियोटाइप, जहां पर बोला जाता है ना कि जेंडर है, भाई एक चीज मुझे बताओ, देखो जेंडर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम लड़की हो या फिर लड़का हो, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स है, वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स है। लेकिन इस बायोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से मेल और फीमेल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन तय करता है? वो सोसाइटी तय करती है। कौन तय करता है? वो सोसाइटी तय करती है। कैंपेनिंग के थ्रू जहां पर विमेन्स अब राइट्स मांग रही थी और उनके लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट लॉज भी बना रही थी और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाई थी। रेजिंग अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट पार्ट, कि विमेन्स के जो राइट्स हैं, जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं जो विमेन्स झेल रही हैं, उनको आगे लाया जाए, उनको बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि विमेन्स भी एक सोसाइटी का पार्ट है, उनको अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो सारी चीजें क्या है? अधिकार है विमेन का। आपकी फैमिली में अगर बाई चांस आपकी बहन भी है और भाई बहन है, तो भाई भाई कभी होता है ना कि सपोर्टिव होता है। वो सपोर्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो मॉडर्न है, वो अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि उसको दुख, उसके ये सब चीजें कि पापा आप क्यों नहीं पढ़ रहे, मम्मी आप क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो लड़ने लगता है। लेकिन जहां पर वुमेन अकेली होती है, जहां पर लड़की अकेली होती है उस परिवार में, तो वहां पर एक काम आते हैं अवेयरनेस, जहां पर अवेयरनेस उनको देनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि आगे विमेन्स सोसाइटी में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। भारत को आगे एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनने के लिए मैन और विमेन दोनों की जरूरत है। थ्रू स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स, इनके थ्रू अवेयर किया जा सकता है कि विमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। प्रोटेस्ट होती है, प्रोटेस्ट जो होनी चाहिए वो वायलेंटली नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट भी काम आती है। विमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन्स टेक्स प्लेस और व्हेन अ लॉ पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट करनी पड़ती है। निर्भया केस, पूरा भारत रोड पर आ गया था जहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला पा रही है। अगर कुछ भी ऐसा लॉ ऐसा बना दिया गया है जहां पे विमेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तो काम आते हैं प्रोटेस्ट। इनके थ्रू विमेन्स अपने राइट्स लेती है, विमेन अपने राइट्स मांगती है। ठीक है, showing solidarity, women's movement is also about showing solidarity with others women and causes, जहां पे वो बताते हैं कि देखो बाकी औरतों के साथ क्या हो रहा है, अगर उनके साथ रेप हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से बाद में डेथ हो रही है, उनको डाउरी के ऊपर उनकी डेथ हो रही है, उनको नीचे कुचला जा रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं बताई जा रही है, जहां पर सिर्फ वो घर का काम कर रही हैं, ये सारी चीजें दूसरा इंसान जब दिखाता है ना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना न्यूज में, उसकी पर्टिकुलर इसलिए डेथ हुई है क्योंकि वुमेन लिटरेट नहीं थी, इसकी क्यों डेथ हुई है क्योंकि वुमेन को पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड का एक्सट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सारी चीजें शो करती, इन सारी चीजों के ऊपर भावनाएं आती है ना कि लॉ बनना चाहिए। पूरे भारत में आती है वाली चीज, लॉ बनना चाहिए, तो कभी कभार शोइंग सोलिडैरिटी काम कर जाती है। अब जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं ना, शोइंग सोलिडैरिटी, सॉरी वो थोड़ा जी फंबल कर रहा है, ठीक है, प्रोटेस्टिंग हो गया, कैंपिंग हो गया है, ठीक है, प्रोटेस्टिंग हो गया, रेजिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो है ना, जब आप आगे पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है सर पॉलिटिक्स उससे क्या है, लेकिन जब आपके आंसर राइटिंग में विमेन के ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आएगा ना, सोसाइटी में जब विमेन के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा ना मेंस आंसर राइटिंग में, तब आप ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इसलिए बोला बेस है गुरु, बेस, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनल विमेन्स डे भी रखा गया है, जो सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 8 को, इंटरनेशनल विमेन्स डे। जब भी जितनी भी सारी चीजें होती है ना, अधिकार मिलना चाहिए यार, राइट्स मिलने चाहिए लोगों को। आज भी अगर हम लोग ये सोचने लग गए कि विमेन्स अभी भी पीछे है, मेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गलत है। जहां पर ये होता है कि फैमिली अगर बढ़ जाए, और आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आने लग गई हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स क्रिएट होने लग गए हैं, जहां पे स्टेट प्लेस में हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, जहां पर उनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप भी विमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें।
जहां पर एक बच्चा अपनी मम्मी के डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाता है कि पापा आप गलत हो, मैं इनके साथ खड़ा हूं। वो धीरे धीरे थिंकिंग जो है वो डेवलप होती रहती है, इसलिए एजुकेशन इज मस्ट। अगेन आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए जब भी किसी को भी प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक दिन बनाया जाता है जिससे कि वो एक एम्फेसिस जो है वो लार्ज ऑडियंस तक वो जा सके। ठीक है, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आज के लिए यहीं तक ही था हमारा, जहां पर हमने जेंडर जो है वो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। जो कि जेंडर हमने टॉपिक कवर हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहेगा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और उसके बाद जल्दी से मैं टेलीग्राम चैनल भी नीचे कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, जहां पर जितनी भी सारी क्लासेस की पीडीएफ है, क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो वो पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आपको ये इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, स्टडी IQ RM UPSC CSE 2028 स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, और आपको नहीं पता धीरे धीरे यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, फाउंडेशन है। आगे जब ये सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, सब चीजें मैच हो जाएंगी, तब आपको पता लगेगा हर एक एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी उस दौरान में। हर एक टॉपिक क्यों रोल प्ले कर रहा था। जब आप ऐसे लिखेंगे और अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आंसर राइटिंग का, जहां पर एक प्रॉब्लम होगा, एक सॉल्यूशन होगा, हर एक चीज वो यहीं से टॉपिक से आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी एनर्जी के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।